एपिसोड 641 टू 650। अध्याय 641। क्या तुम मुझे सब कुछ बताओगे? जिया मिंग बिस्तर के किनारे सिर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे और वे उसके गोरे हाथों पर गिर रहे थे। वह अपने हाथों को घूर रही थी। वह डरी हुई थी, उसे लग रहा था कि सच बताकर उसने सब कुछ बिगाड़ दिया होगा। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह अपने दुख में इतनी डूबी हुई थी कि उसे ये भी पता नहीं चला कि कब बाथरूम का दरवाजा खुला और लीवेई अपनी ग्रेती शर्ट और काली नाइट पैंट पहने हुए बाथरूम से बाहर आया। जी मिंग, जब उसने उसे बिस्तर पर कांपते और सिसकते हुए देखा तो उसने उसे आवाज दी। वह बहुत दयनीय लग रही थी। उसे उसकी इस हालत में देखकर उसका दिल दुख से भर गया। वह बड़े बड़े कदमों से चलकर उसके पास गया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना हाथ उसकी गोद में रखे हाथों पर रखा और उसकी ओर देखा। वह अब भी सिसक रही थी और लगातार अपने हाथों को देख रही थी। उसने उसकी तरफ देखने के लिए अपना सिर भी नहीं उठाया। उसने आह भरी और कहा, जिया मिंग, मेरी तरफ देखो। उसकी कोमल आवाज सुनकर उसने अपने निचले होंठ को दबाया, लेकिन इनकार में सिर हिलाया। वह इस समय इतनी भावुक थी कि ठीक से सोच विचार नहीं कर पा रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी उंगली से उसका सिर ऊपर उठाते हुए कहा, मैंने कहा था, मेरी तरफ देखो। उसने उसकी धुंधली आंखों में देखा जो मोती जैसे आंसुओं से भरी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसके अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने अपने होंठ सिकुड़े और उसे गलत नजरों से देखा। क्या तुम अभी मुझे नजरअंदाज नहीं कर रहे थे? तुम मुझसे ये कैसे पूछ सकते हो कि मैं क्यों रो रही हूं? आखिरी पंक्ति कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी। वह चुप्पी को छोड़कर सब कुछ संभाल सकती है। अपने पिछले जीवन में उसने अपनी भावनाओं को अद्वितीय रूप से नियंत्रित किया था और जी चेन की उदासीनता और अपने भीतर के खालीपन का सामना करने के बाद भी कभी अपनी बेचैनी नहीं दिखाई थी। उसे सबसे ज्यादा नफरत अज्ञानता और चुप्पी से थी। अगर वह उस पर चिल्लाता भी तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन चुप्पी की वजह से उसके लिए उससे बात करना और भी मुश्किल हो जाता था। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसे इस तरह रोते देख वह कुछ नहीं बोला। जब वह थोड़ी शांत हुई तो उसने उसका हाथ सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हें अनदेखा नहीं कर रहा था। मुझे बस सब कुछ समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए था। मैं एक दिन इस सच्चाई को जानने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि अगर यह सच हुआ तो मैं कैसी प्रतिक्रिया दूंगा। उन्होंने ये सिद्धांत बहुत पहले बनाया था, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था और वे सच्चाई सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। उन्हें बस खुद को संभालने के लिए कुछ समय चाहिए था। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, है ना? बताओ, मैं तुम्हें मेरे कारण इस तरह रोते हुए कैसे देख सकता हूं? तो अब रोना बंद करो, ठीक है? उसने उसे हंसाने के लिए प्यारा सा मुंह बनाया। उसने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। उसके हाव भाव देखकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने उसे पानी का गिलास दिया, जिसे उसने पी लिया और जल्दी जल्दी पीने के कारण उसे हल्की खांसी आ गई। उसने उसकी पीठ थपथपाई और गिलास को साइड टेबल पर रख दिया और खुद उसके बगल में बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपना हाथ उसके कंधों पर रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, जिया मिंग, अगर तुम सहज महसूस करती हो तो मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। तुम झाओ मिंग, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वह जानता है कि वह झाओ मिंग है, लेकिन फिर भी वह उसके अतीत के बारे में ज्यादा नहीं जानता। वह कौन है, वह पहले कैसी थी? उसने अपनी पोशाक को कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसके शांत भावों ने उसे सुरक्षा का एहसास दिलाया और उसे आराम महसूस कराया। उसने अपने होंठ सिकोड़े लेकिन सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन सच बताने के बाद कृपया मुझे जज मत करना। वह जी चेन के साथ अपनी शादी के बारे में बात करती रही। उसे चिंता थी कि उसे इस बात से आपत्ति होगी कि वह पहले शादीशुदा थी। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली, ये सोचते हुए कि वह इतनी गंभीर क्यों लग रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और उसे आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। इस उपन्यास को webnovel.com पर पढ़ें, स्पेस हटा दें। यदि आप इसे कहीं और पढ़ रहे हैं तो यह उपन्यास पायरेटेड है। चोरों का नहीं, मूल लेखक का समर्थन करें और नवीनतम अपडेट प्राप्त करें। सादर कामलिन। जिया मिंग और लिवेई बिस्तर पर आराम से बैठे थे और उनकी पीठ बिस्तर के सिरहाने से टिकी हुई थी। आगे कुछ भी बात करने से पहले उसने उससे तरोताजा होने के लिए कहा और उसके बाद वे अपनी बातचीत जारी रखने के लिए बिस्तर पर बैठ गए। उसने उसके पैरों को कंबल से ढक दिया क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा था, खासकर रात के समय।
घबराहट के मारे उसने अपनी नाइट ड्रेस को कसकर पकड़ लिया और उसके पैर की उंगलियां कंबल के नीचे सिमट गईं। उसने गहरी सांस ली और फिर उसे सब कुछ समझाना शुरू किया। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा असली नाम झाओ मिंग है। जैसा कि आपने पहले बताया था, मेरे पिता का नाम झाओ बाई है और जिस अजनबी महिला के बारे में आपने पहले बात की थी, वह मेरी आंटी शेंजिया थी। अपने अतीत के बारे में बताते हुए उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्हें अपने अतीत के बारे में बताना वाकई अजीब लग रहा था। मेरी माँ का निधन मुझे जन्म देने के बाद हो गया था और मेरे पिता ने मुझे घरेलू कामों के बजाय सांसारिक मामलों और चिकित्सा कौशल के बारे में सिखाया। हालांकि बड़े होते हुए मैंने न केवल उनके असाधारण चिकित्सा कौशल को आत्मसात किया, बल्कि धीरे धीरे मेरे खाना पकाने के कौशल में भी सुधार हुआ, क्योंकि मुझे अपने पिता के लिए खाना बनाना पड़ता था। जब मैं 10 साल की थी तब मैंने स्वतंत्र रूप से एक्यूपंक्चर से अपने पहले मरीज का इलाज किया था। मुझे आज भी अपने पिता की आंखों में गर्व का भाव याद है। अपने पिता को याद करते हुए उनके होठों पर मुस्कान आ गई। वह अपने अतीत के बारे में सोचकर भावुक हो रही थी। वहीं दूसरी ओर लीवेई यह जानकर हैरान था कि उसकी पत्नी कोई साधारण इंसान नहीं है। इतनी कम उम्र में एक बच्ची स्वतंत्र रूप से किसी मरीज का इलाज कर सकती है, तो उसके कौशल कितने असाधारण होंगे। अध्याय 642 युवराज। जिया मिंग ने अपना सिर उसके कंधे पर रखा और हल्की सी आह भरी। उसका हाथ थामे हुए उसने आगे कहा, सब कुछ ठीक था जब तक कि मेरी सगाई जी राजवंश के युवराज जी चेंग से नहीं हो गई। जब मैं 10 साल की थी तब पुराने सम्राट ने हमारी सगाई करवा दी थी। वह थोड़ी देर रुकी और फिर बोली, हालांकि जब हम छोटे थे तब हमारी शादी तब तक के लिए टाल दी गई थी जब तक कि वह सीमा पर अपना सैन्य प्रशिक्षण पूरा करके वापस नहीं आ जाता। उसके जाने के दौरान मुझे महल के तौर तरीके और शिष्टाचार सीखने पड़े, क्योंकि मैं शाही परिवार से नहीं हूँ। लीवेई उसकी बातों को गंभीरता से सुन रहा था। हालांकि युवराज के साथ उसकी सगाई होने की खबर सुनकर उसके दिल में कुछ अजीब सा एहसास हुआ। जब वह उसे तथाकथित युवराज के बारे में बता रही थी तो उसे उसकी आवाज में अजीब सी भावनाएं महसूस हुई। इससे उसे थोड़ी असहजता हुई, लेकिन वह जानता था कि यह उसका अतीत था और उसे उसके अतीत के उस हिस्से का सम्मान करना होगा। जिया मिंग ने उसके सख्त चेहरे पर ध्यान नहीं दिया और आगे कहा, सैन्य प्रशिक्षण पूरा करके लौटने के बाद जिस लड़के को मैं पहले जानता था वह बिल्कुल बदल गया। उसका रूप, उसके हाव भाव और उसका रवैया, सब कुछ बदल गया। शायद क्रूर और कठोर सैन्य प्रशिक्षण ने उसकी मासूमियत छीन ली। हम दोनों अब वयस्क हो चुके थे। हालांकि उस समय मैं सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन हमारे जमाने में महिलाओं के लिए शादी करने की यही सही उम्र थी। सच कहूं तो दूसरी लड़कियों की तुलना में मैंने थोड़ी देर से शादी की थी। उन्होंने ये सोचते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में शादी करने के बाद उन्हें सब कुछ समझने में कितनी कठिनाई हुई थी। उनके लौटने के कुछ ही समय बाद बूढ़े सम्राट का देहांत हो गया। जी चेंग को सिंहासन संभालना पड़ा और दिवंगत सम्राट की अंतिम इच्छा के कारण 1 सप्ताह के भीतर ही हमारी शादी भी हो गई। आप जानते हैं, शादी के बाद भी हम एक दूसरे से बहुत दूर हो गए थे। हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं थे। हालांकि समय के साथ हमारा रिश्ता और खराब होता चला गया, खासकर तब जब शादी के तुरंत बाद वह सीमा पर चला गया। उसने घबराहट में अपनी पोशाक को पकड़ लिया और उस हिस्से को छोड़ दिया जहां उसके रिश्ते ने एक बुरा मोड़ ले लिया था। उनकी भयानक पहली रात की यादें आज भी कभी कभी उसे सताती हैं। उसे अपने सारे काले अतीत के बारे में बताने में घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने बताया। आखिर उसे उसके बारे में जानने का पूरा अधिकार है। उसने उसे बताया कि उसकी दुनिया, महल और जी राजवंश कैसा था। महारानी के सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद शाही पृष्ठभूमि से न होने के कारण किसी भी निर्णय में उसकी कोई राय नहीं ली जाती थी और न ही उसके विचारों को महत्व दिया जाता था। उसने उससे बताया कि कैसे वेन जू हर कदम पर उसके लिए मुश्किलें खड़ी करता था और कैसे वह एक ऐसी पत्नी का जीवन जीती थी जिसे अपने पति की अन्य पत्नियों के बीच के विवादों को संभालना पड़ता था। इस उपन्यास को webnovel.com पर पढ़ें, स्पेस हटा दें। यदि आप इसे कहीं और पढ़ रहे हैं तो यह उपन्यास पायरेटेड है। चोरों का नहीं, मूल लेखक का समर्थन करें और नवीनतम अपडेट प्राप्त करें। सादर, कामलिन। लीवेई उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसने अपना पूरा जीवन कैसे बिताया है। बचपन से ही उसने बहुत कुछ देखा था और इसी वजह से वह समय से पहले परिपक्व हो गई थी। अब उसे समझ में आया कि वह महारानी शब्द से असहज क्यों हो जाती है। उसे आज भी वह दिन याद था जब उसने कहा था कि अपने रिश्ते को एक मौका देने का फैसला करने के बाद कोई और पत्नी न बनाए। उस समय तो यह अजीब लगा था, लेकिन अब वह समझ गया था कि वह क्या कहना चाहती थी।
उसने उसकी हालत जानने के लिए उसकी तरफ देखा। वह रो तो नहीं रही थी, लेकिन उसके उदास चेहरे को देखकर उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि पिछले जन्म में उसे किन किन कष्टों से गुजरना पड़ा होगा। सब कुछ अभी भी उसके लिए बहुत अवास्तविक लगता है। उसने गहरी सांस ली और पूछा, लेकिन ऐसा कैसे? तुम, मेरा मतलब है, मैं इस दुनिया में जीमिन के शरीर में कैसे आई? उसने तब कहा जब वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। उसने सहमति में सिर हिलाया। उसने अपनी हथेलियों में मौजूद उंगलियों से उसके हाथ के पिछले हिस्से को थपथपाया। तुम्हें उस अंगरक्षक के बारे में याद है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था? उसे याद आया तो उसने सिर हिलाया। उसने उसे एक अंगरक्षक के बारे में बताया था जो उसके साथ रहता था, लेकिन सम्राट ने विद्रोह के नाम पर उसे मार डाला था। इस तरह की हत्या के बारे में सुनकर उसे बहुत गहरा सदमा लगा था, लेकिन ये सोचकर उसका खून खौल रहा था कि उसके साथ कितना अन्याय हुआ था। उस घटना के बाद मेरे और सम्राट जीचा के बीच संबंध और भी खराब हो गए। मैंने उनसे मिलने और सब कुछ समझाने का फैसला किया। हालांकि मैं उनसे मिल नहीं सका क्योंकि वे व्यस्त थे और मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनके कमरे में घुसकर उनसे अकेले में बात कर सकूं। मैं तालाब के पास टहल रही थी और उससे बात करने और सब कुछ समझाने की हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस रात के बारे में सोचते हुए उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। पहले तालाब में गिरने का वो पल उसके लिए धुंधला सा था। उसे जो कुछ भी याद था वो सब अस्पष्ट था, लेकिन अब जब वो उस रात के बारे में बात करती है तो सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। हालांकि मुझे लगा कि कोई मुझे धक्का दे रहा है। मैं अचानक से घबरा गया और तालाब में गिर गया, और तैरना अच्छी तरह से जानने के बावजूद मैं खुद को बचा नहीं सका और अंततः बेहोश हो गया। और जब मैं जागी तो मैं अस्पताल में थी, जीमिन के शरीर में। जिस दिन तुमने मुझ पर तलाक के कागज फेंके थे उसी दिन मेरा जन्म हुआ था। 1 घंटे से भी कम समय में तुमने अपने घमंडी और बदतमीज शब्दों और तलाक के कागजों से मेरा स्वागत किया था। उस घटनापूर्ण दिन को याद करते हुए उसने आह भरी। उस समय उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी एक आदमी आता है जो खुद को उसका पति बताता है और उसे तलाक के कागजात थमा देता है। उसकी दुनिया में तलाक जैसी कोई चीज नहीं थी, खासकर महिलाओं के लिए। पुरुष अपनी मर्जी से महिलाओं को छोड़ सकते थे, लेकिन महिलाओं के लिए ऐसा करना सख्त वर्जित था। लीवेई ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, ये याद करते हुए कि उस दिन वह कितनी खोई खोई और अलग थलग लग रही थी। तो यह इस दुनिया में उसका पहला दिन था। उसे अचानक अपराधबोध होने लगा जब उसे याद आया कि उसने शुरुआत में उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। अध्याय 643 क्या मैं इंसान हूँ? लीवेई ने पहली मुलाकात के बारे में सोचकर आह भरी। निस्संदेह वह कितनी अलग दिखती थी। उसका चेहरा बिल्कुल शीमिंग जैसा था, लेकिन उसके बोलने और व्यवहार करने का तरीका बिल्कुल अलग था। पहले वे कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन उसके साथ सब कुछ बहुत आसान लगता था। उसके साथ बातचीत दिलचस्प होने लगी और हैरानी की बात यह थी कि उसे उससे बात करना अच्छा लगने लगा। अब वह उससे उतना चिढ़ता नहीं था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वह पूरी तरह से एक नई इंसान बन गई थी। लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह जीमिंग नहीं है। ये तो बिल्कुल अवास्तविक है। अहम, मुझे इसके लिए खेद है। उसने गला साफ किया और शर्मिंदा स्वर में धीमी आवाज में कहा। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, कोई बात नहीं। तुम्हें तो पता भी नहीं था कि मैं जीमिंग नहीं हूं। उसने आह भरते हुए कहा, लेकिन अगर तुम न होते तो मैं इस दुनिया में कैसे ढल पाती? यह मेरे लिए बहुत ही अपरिचित और अजीब थी। देखो, मैंने न सिर्फ इस दुनिया में अच्छी तरह से तालमेल बिठा लिया है, बल्कि मनोरंजन जगत में अपना नाम भी बना लिया है। उसने गर्व से उस फिल्म के बारे में बताया जो आजकल नंबर 1 पर है। वह मुस्कुराया और उसे अपने करीब खींचकर उसकी पीठ सहलाने लगा। कुछ सोचते हुए उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। तो शीमिंग, वो ये पूछने में हिचकिचाया कि क्या उसकी मृत्यु हो गई थी। अतीत में उनके बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन इतने भी बुरे नहीं थे कि उसकी मृत्यु की खबर सुनकर उसे असहज महसूस न हो। आखिरकार कागजों पर तो वह उसकी पत्नी ही थी। उनके बीच कभी पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं था, लेकिन उसने उससे इतनी नफरत भी नहीं की कि उसकी मौत के बाद भी उसे कोई फर्क न पड़े। जिया मिंग ने उसकी झिझक देखी और कहा, नहीं, पहले तो मुझे भी लगा था कि उसके शरीर पर अधिकार करने के बाद वह मर गई है। मुझे उसकी यादें भी मिली, लेकिन वह मरी नहीं है। वह अब मेरी दुनिया में, मेरे शरीर में है। वह वहां जी राजवंश की महारानी के रूप में रह रही है और उम्मीद है कि वह ठीक होगी। उसने आंटी शेन जिया के शब्दों को दोहराते हुए कहा।
लीवेई ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए हैरानी से पूछा, तुम्हें ये कैसे पता चला? उसने हल्की सी आह भरी और कहा, आज मुझे एक सपना आया। उस सपने में आंटी शेनजिया ने मुझे बताया कि असली शी मिंग ठीक है और महारानी के रूप में अपना जीवन जी रही है। अंडरस्को। लीवेई को अपना सिर भारी लगने लगा। ये जानकारी बहुत ज्यादा है। सपना? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने सपने में जो कुछ देखा या सुना वो सच था? मेरा मतलब, वह बहुत उलझन में था क्योंकि वह ये भी नहीं कह सकता था कि शायद ये सिर्फ एक सपना था, क्योंकि उसके मामलों में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। आखिरकार दूसरी दुनिया में आना कोई सामान्य घटना नहीं है। क्या सपनों के माध्यम से संवाद करना सामान्य बात है? जिया मिंग ने कुछ नहीं कहा और बस उसकी प्रतिक्रियाओं को देखता रहा। उसके कड़वे भावों की तुलना में उसके भ्रमित भाव कहीं बेहतर थे। उसे सब कुछ समझने में थोड़ा समय लगा। अब उसके कार्य, उसका व्यवहार, सब कुछ स्पष्ट हो गया। उसने होंठ सिकोड़कर पूछा, जिया मिंग, जब तुमने मुझे सब कुछ बता दिया है तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, है ना? मेरा मतलब है, काल्पनिक कहानियों में आमतौर पर नायिका सच बताने के बाद नायक को छोड़ देती है। तुम ऐसा नहीं करोगी, है ना? इस उपन्यास को webnovel.com पर पढ़ें, स्पेस हटा दें। यदि आप इसे कहीं और पढ़ रहे हैं तो यह उपन्यास पायरेटेड है। चोरों का नहीं, मूल लेखक का समर्थन करें और नवीनतम अपडेट प्राप्त करें। सादर, कामलिन। और आप किस श्रेणी में आते हैं? भूत, परी, भटकती आत्मा या कोई और शैली भी है? उसने इस तरह की घटनाओं के बारे में अधिक जानने के लिए पढ़ी गई सभी काल्पनिक उपन्यासों का जिक्र करते हुए पूछा। अंडरस्को। जिया मिंग उसकी बातें सुनकर अवाक रह गया। भूत, भटकती आत्मा, सचमुच? वह अचंभित भावों से उसकी ओर देखने लगी और असमंजस में अपनी आंखें झपकाने लगी। वह उसके सवाल का जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता कि वह किस श्रेणी में आती है। मुझे नहीं पता। मैं शायद इंसान हूँ। देखो, मैं तुम्हें यकीन दिला सकती हूँ कि मैं भूत नहीं हूँ क्योंकि मैं गायब नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी ही तरह एक इंसान हूँ। मेरे पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। बस मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आई, लेकिन मैं एक इंसान हूँ। हाँ, मैं इंसान हूँ, उसने हिचकिचाते हुए कहा। इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल था। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि वह किस वर्ग से आती है। जब जी मिंग ने देखा कि वह उसकी श्रेणी को समझने की कोशिश कर रहा है, तो वह मुस्कुरा उठी। उसके होठों पर मुस्कान आ गई और वह उसके करीब आकर उसे कसकर गले लगा लिया। जब उसने अचानक उसे गले लगाया तो वह चौंक गया, लेकिन उसके चेहरे के भाव सहज हो गए और उसने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने उसकी मर्दाना खुशबू को महसूस किया और बोली, लीवेई, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें छोड़कर न जाऊं। आखिरी पंक्ति पर उसकी आवाज भर आ गई। उसने उसे अपने अजीब सपनों, श्राप और उस घटना के बारे में नहीं बताया था। वह थोड़ी डरी हुई थी और एक साथ सब कुछ बताना नहीं चाहती थी। उसे इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए उसे कुछ समय देना होगा और उसे खुद भी ये पता लगाने के लिए कुछ समय चाहिए कि आखिर यह अभिशाप क्या है। वह उसे ऐसी कोई बात नहीं बता सकती जिसके बारे में वह खुद निश्चित न हो। लीवेई उसकी पीठ सहला रहा था, लेकिन उसके शब्द सुनकर वह रुक गया। उसके चेहरे पर उदासी छा गई और उसने उसे और कसकर पकड़ लिया। तुम मुझे छोड़ने की कोशिश नहीं करोगी, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। मैं तुम्हें मुझे छोड़ने नहीं दूंगा। ये कहते हुए उसने उसकी ठुड्डी पकड़ी और उसके गोल मटोल, चेरी जैसे होठों को अपने होठों से चूम लिया। वह हैरान तो हुई, लेकिन उसने उसके चुंबन का तहे दिल से स्वागत किया। हालांकि उसने उसे सब कुछ नहीं बताया, लेकिन अपना सबसे बड़ा रहस्य बताने के बाद वह उसके साथ अधिक सहज और तनावमुक्त महसूस करने लगी। उसकी प्रतिक्रिया उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक शांत थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इसके लिए खुद को तैयार कर रहा था, या उसने मान लिया था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसे इस बात की तसल्ली थी कि हालात बिगड़े नहीं और सब कुछ पहले जैसा ही था। बस एक ही चीज बदली थी, वो उसके और करीब आ गई थी। अध्याय 644, झाओ मिंग, क्या तुम तैयार हो? लीवेई ने उसके नम होठों को चूसा और उसे चूमते हुए उसने उसके ऊपर से कंबल हटा दिया और उसे बिस्तर पर पलट दिया। वो अपनी पीठ के बल लेटी हुई थी जबकि वह उसके ऊपर था, उसे बेसुध होकर चूम रहा था। उसने उसके मुंह के अंदर झांकते हुए चुंबन को और तीव्र कर दिया, जबकि उसके हाथ उसका काम कर रहे थे और उसके शरीर पर घूम रहे थे। उसके ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस करते ही वह कराह उठा। उसने उसका चेहरा और गर्दन थाम ली और उतने ही जोश से उसे चुंबन लौटाया। उसके हाथ उसकी पीठ पर घूमने लगे और उसके अंदर की आग को और भड़का दिया।
जिया मिंग की आंखें बंद थीं लेकिन उसके गाल गहरे लाल हो गए थे और पीलापन गुलाबीपन में बदल गया था। जब वह उसके चिढ़ाने को सहन नहीं कर सका तो उसने चुंबन से खुद को अलग किया और उसकी ओर देखा। उसके बिखरे बाल, सूजे हुए होंठ और गुलाबी गाल देखने लायक थे। वह बेहद मोहक और आकर्षक लग रही थी। जिया मिंग ने उसकी भावुक निगाहों को देखकर मुस्कुरा दिया। आज उसके भीतर भावनाओं का तीव्र उफान उठ रहा था। शायद इसलिए कि उसने उससे सब कुछ बता दिया था, वह उसके करीब महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब तक वह जी मिंग बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वह झाओ मिंग है, उसका असली रूप। झाओ मिंग। उसने उसकी आंखों में देखते हुए उसका नाम पुकारा। उसके होठों में कंपन होने लगा जब उसने उसका नाम सुना, खासकर जब वे साथ थे बिस्तर पर। यह एहसास पहले से कहीं अधिक अंतरंग था और उसका नाम पहले से कहीं अधिक सुंदर लग रहा था। अब से जब हम अकेले होंगे तो मैं तुम्हें झाओ मिंग कहकर पुकारूंगा। तुम मेरी पत्नी हो झाओ मिंग, मेरी महारानी। उसने प्यार से उसकी ओर देखते हुए उसके चेहरे को सहलाया। जब जी मिंग ने उसके मुंह से सम्राज्ञी शब्द सुना तो वह थोड़ा सिहर उठी। हालांकि इस बार यह उसके अतीत के कारण नहीं था, बल्कि जब उसने उसकी आंखों में देखते हुए ये शब्द कहा तो सम्राज्ञी शब्द उसे और भी सुंदर लगा। उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला, लेकिन लीवेई ने झुककर उसकी आंख चूम ली। पहले तो वह चौंक गई, लेकिन जब उसने उसकी दूसरी आंख चूमी तो उसकी जकड़न दूर हो गई। फिर वह उसकी नाक, गाल, कान और अंत में उसके होठों पर आ गया। वह बेहद सौम्य था और उसके कार्यों से उसे उसकी ईमानदारी का एहसास हो रहा था। उसकी आंखों की चमक उसे एक बार फिर उसके प्यार में पड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। उसे इस दुनिया में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उसे अपना जीवन नए सिरे से शुरू करने का मौका मिला है। बिना किसी बात का इंतजार किए लीवेई ने उसके कोमल स्तनों से खेलते हुए उसे बेतहाशा चूम लिया। जब उसने उसके कपड़ों के ऊपर से उसके निपल्स को छुआ तो वह कराहट थी, जिससे उसका शरीर कांप उठा। उसे अपने निचले हिस्से में कुछ गर्म महसूस हुआ। होठों से हटकर वह उसकी कॉलरबोन पर पहुंचा और उसकी चिकनी, गोरी त्वचा को चूसने लगा। उसकी पोशाक ऊपर उठ गई थी जिससे उसके खूबसूरत गोरे पैर दिखाई दे रहे थे। उसकी त्वचा पर कुछ प्रेम प्रतीक के निशान बनाने के बाद उसने उन पर हवा फूंकी जिससे वह कांप उठी। यह अनुभूति उसके लिए असहनीय थी। वह सचमुच पागल हो रही थी क्योंकि वह ठीक से सोच नहीं पा रही थी और उसके स्पर्श के कारण अपना नियंत्रण खो रही थी। उसे कांपते देख उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वह उठा और नीचे चला गया। शर्मिंदगी महसूस करते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, मानो यह उसका पहला अनुभव हो। तकनीकी रूप से देखा जाए तो झाओ मिंग के रूप में यह उसका पहला अनुभव था। अब तक वह उसके लिए जी मिंग बन चुकी थी। उसकी उठी हुई पोशाक को देखकर उसकी सांसें थम गईं, जिससे उसके लगभग अंतर्वस्त्र दिखाई दे रहे थे। इस उपन्यास को webnovel.com पर पढ़ें, स्पेस हटा दें। यदि आप इसे कहीं और पढ़ रहे हैं तो यह उपन्यास पायरेटेड है। चोरों का नहीं, मूल लेखक का समर्थन करें और नवीनतम अपडेट प्राप्त करें। सादर कामलिन। उसने अपनी कमीज उतारकर एक तरफ फेंक दी और झुककर अपने नम होठों से उसकी जांघों के भीतरी हिस्से को सहलाने लगा। जब वह अपने होठों से उसे छेड़ रहा था तो उसने उत्सुकता से चादर को कसकर पकड़ लिया। जब उसके होंठ उसकी गीली योनि की ओर बढ़े तो उसकी पीठ पीछे की ओर झुक गई। उसने उसे छुआ नहीं बल्कि हवा फूंकते हुए उसे चिढ़ा। वह सिसकने लगी लेकिन उसने उसकी आपत्तियों को अनसुना कर दिया और उसे चिढ़ाता रहा। कुछ देर बाद उसने उसके कपड़े फाड़ दिए और जमीन पर फेंक दिए। उसकी सुंदरता देखकर वह आहें भरने लगा और झुककर उसके पेट पर हल्के हल्के चुंबन करने लगा। उसके पेट पर लव बाइट्स बनाते हुए वह अपने हाथों से उसके स्तनों की मालिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने उसकी ब्रा उतार दी जो उसके कपड़े के साथ जमीन पर गिर गई। वह उसके पास गया और एक स्तन को अपने मुंह में ले लिया, जबकि दूसरे स्तन को अपने हाथों से सहलाने लगा। उसने आंखें बंद करके और सिर एक तरफ झुकाकर उसके कंधों को कसकर पकड़ रखा था। जब भी वह उसके निपल्स को काटता और फिर चूमता तो वह कांप उठती थी। वह पहले से कहीं ज्यादा जोशीला और बेकाबू था। आज सब कुछ उसके लिए बहुत ही नया और रोमांचक था। ये बिल्कुल उनके पहले अनुभव जैसा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उत्साहवर्धक और बेकाबू। उसके स्तनों पर ध्यान देते हुए उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसके गुप्तांग को छुआ। उसके पैंटी के ऊपर से छूने पर वह कांप उठी। उसकी गीली त्वचा देखकर वह कराह उठा। उसने उसके अंतर्वस्त्र के ऊपर से उसे सहलाया जिससे वह आहें भरने लगी। उसकी आहें उसके लिए संकेतों की तरह थीं और उसने उन्हें और तेजी से रगड़ा जिससे वह बेकाबू हो गई। आह, ली वेई। आनंद की लहर उसके भीतर उमड़ पड़ी और वह कांप उठी। इस अनुभूति के आगे वह सुन्न और कमजोर पड़ गई।
उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसने आंखें बंद कर ली ताकि वह उस आनंद का लुत्फ उठा सके जो वह उसे दे रहा था। चरम सुख प्राप्त करने के बाद जब वह शांत हुई तो उसने अपना हाथ वहां से हटाया और ऊपर की ओर बढ़ा। उसने उसके कान की लोब को काटते हुए धीमी मोहक आवाज में फुसफुसाया, यह क्या है? तुम ऐसे ही चरम सुख तक पहुंच गई। झाओ मिंग, ये तो बस शुरुआत है। आज मैं तुम्हें अपना बना लूंगी। झाओ मिंग ली वेई की पत्नी श्रीमती जिन है। उसके शब्द सुनकर उसका शरीर कांप उठा। जब उसने उसे इस तरह पुकारा तो उसका नाम बेहद मोहक लगा। वह फिर से रोने ही वाली थी, लेकिन उसने उसे रोने का मौका ही नहीं दिया। उसने एक बार फिर उसके होठों को अपने होठों से चूम लिया और उसे बेताबी से चूमने लगा। उसने अपने शरीर को उसके शरीर से सटा दिया जिससे उनके ऊपरी शरीर आपस में चिपक गए। जब उसका नंगा ऊपरी शरीर उसके शरीर से छुआ तो वह कराह उठा। उसे उसके शरीर की गर्मी महसूस हुई और वे कोमल उभार और भी मुलायम लगे। इस कोमल एहसास ने उसके निचले शरीर में हलचल पैदा कर दी। असहनीय पीड़ा से वह कराह उठा। उसने चुंबन से खुद को अलग किया और खड़ा हो गया। वह हौंफते हुए भूखी निगाहों से उसे घूर रहा था। झाओ मिंग, तुम तैयार हो? उसने नीचे की ओर बढ़ने से पहले पूछा। उसकी भावुक निगाहों को देखकर उसने अपनी लार निगल ली और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लगता है मैंने उसे सच बताकर सही किया। उसे खुशी थी कि लिवी ने उसका भरोसा नहीं तोड़ा और बिना किसी झिझक के उसके सबसे गहरे सच को स्वीकार कर लिया, जिससे उसे असहज महसूस नहीं हुआ। अध्याय 645 तुम मेरी हो। उसकी सहमति देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। बिना किसी देरी के वह बिस्तर पर खड़ा हो गया और अपनी पतलून और अंडरवियर उतार दिए। जिया मिंग ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। कई बार शारीरिक संबंध बनाने के बावजूद भी उसे नग्न अवस्था में देखकर शर्माती थी। लीवेई ने उसके हाव भाव और आंखें कसकर बंद करने के तरीके पर ध्यान दिया। वह हंस पड़ा और बोला, क्यों? क्या तुम अब भी शर्मा रही हो? ये कहते हुए वह बिस्तर पर चढ़ गया। जब वह ऊपर चढ़ने लगा तो वह घबरा गई। जब उसने उसकी जांघों के बीच के शीर्ष तक पहुंचते हुए उसके पैरों को सहलाया तो वह कांप उठी। उसने उसके गुप्तांग के आसपास के क्षेत्र को चूसकर अपना इलाका चिन्हित किया। ऐसा क्यों लगता है कि उसकी सच्चाई जानने के बाद वह और अधिक बेलगाम हो गया। जब उसने अपना सिर झुकाया और अपने होठों से उसके गीले गुप्तांग के आसपास के हिस्से को सहलाया, कभी कभी चाटा, तो उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने चादर को कसकर पकड़ लिया और उसकी पीठ प्रत्याशा और आनंद से धनुषाकार हो रही थी। उसकी आहें सुनकर उसके होठों पर एक सुखद मुस्कान आ गई। वह बिस्तर पर बैठ गया और उसकी पैंटी फाड़कर फेंक दी। उसकी योनि से निकले रस को देखकर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उत्तेजना से भर जाने पर उसने अपनी लार निगल ली। उसने उसके गर्म और गीले गुप्तांग को छुआ जिससे वह सिहर उठी। वह झुककर उसके पहले से सूजे हुए होठों को चूमने लगा और साथ ही नीचे के हिस्से को सहलाने लगा। जब उसने अपनी उंगली उसके अंदर डाली तो वह हौंफने लगी और रोने लगी। उसने चुंबन से उसकी चीखों को दबा दिया और अपनी उंगली को उसके अंदर बाहर करने लगा। उसने उसे कसकर गले लगाया। उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस गए। उसका तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा था जिससे उसे चक्कर आने लगे। उसने खुले मुंह से उसे चूमा और साथ ही अपने हाथों से उसे आनंदित किया। उस मदहोश कर देने वाले चुंबन के बाद वह नीचे की ओर झुका और उसके निचले होठों को देखने लगा। उसने उसके आसपास के हिस्से को चूमा और अंत में उसके निचले होठों को अपने मुंह में ले लिया। उसने उन्हें चूमा जिससे उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने उसकी चीखें सुनी और जिस तरह से वह उसका सिर पकड़े हुए थी, उससे उसे हिम्मत मिली। उसने उसकी चिकनी योनि को देर तक चाटा जिससे वह कांप उठी। इस उपन्यास को webnovel.com पर पढ़ें, स्पेस हटा दें। यदि आप इसे कहीं और पढ़ रहे हैं तो यह उपन्यास पायरेटेड है। चोरों का नहीं, मूल लेखक का समर्थन करें और नवीनतम अपडेट प्राप्त करें। सादर कामलिन। उसके पैर आपस में उलझ गए और अपनी जगह पर टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उसने उसकी जांघों को पकड़कर उन्हें अलग रखा। उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद वह अपनी क्रियाएं जारी रखता रहा, जिससे वह सिसकती और रोती रही। उसे जो आनंद मिल रहा था वह इतना अधिक था कि वह दुविधा में थी कि उसे रोक दे या जारी रहने दे। जब उसने अपनी जीभ से उसे भेदना शुरू किया तो उसका सिर पीछे की ओर झुक गया। उसने चादर को कसकर पकड़ लिया और कभी कभी जब वह अपनी जीभ उसके अंदर घुमाता था तो वह उसे ऊपर की ओर खींच लेती थी। वह रो रही थी और सिसक रही थी, इस बार दुख के कारण नहीं बल्कि तीव्र आनंद और संवेदनाओं के कारण। आह लीवे, उसने उसके बाल कसकर पकड़ लिए जब उसका शरीर एक और आनंद की लहर में कांप उठा। कुछ मिनटों बाद जब वह शांत हुई तो वह आधी बंद आंखों से बिस्तर पर बेजान सी लेट गई।
उसकी आंखें बंद थीं और वह जागने की पूरी कोशिश कर रही थी। जैसे ही वह नींद में डूबने ही वाली थी, उसे तेज दर्द महसूस हुआ। जब उसने उसके नितंब पर थप्पड़ मारा तो वह आह चिल्लाए। उसने आंखें खोलीं और गुस्से से उसे घूर कर देखा। वह हंसते हुए बोला, सोना मत, हम आज रात नहीं सोने वाले हैं। ये कहते ही उसने उसे एक और मदहोश कर देने वाला चुंबन दिया और उसके शरीर के अंदर आनंद फिर से बढ़ने लगा। उसने चुंबन से खुद को अलग किया और बिस्तर से नीचे उतरकर अपने कपड़े उतारे और उसके पैरों के बीच में लेट गया। वह उत्सुकता से घबरा गई। अब तक वह उसके लिए जी मिंग थी, लेकिन अब वह झाओ मिंग थी। उसे किसी और के होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है, कम से कम उसके सामने तो बिल्कुल नहीं। भले ही उसने ये स्वीकार कर लिया है कि अब वह जी मिंग है, लेकिन उसके मन का एक हिस्सा उसे उससे झूठ बोलने के लिए दोषी महसूस कराता है, खासकर जब वे बिस्तर पर साथ थे। हालांकि अब जब उसने उसे सच बता दिया है तो वह पहले से कहीं ज्यादा सहज महसूस कर रही है। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, झाओ मिंग, याद रखना कि इससे पहले हम साथ थे, लेकिन अब से हम एक हो जाएंगे। झाओ मिंग और जिन लिवेई एक हैं, ये बात याद रखना। उसने एक हाथ से उसके पैरों को मजबूती से पकड़ रखा था, जबकि दूसरे हाथ से उसने अपने लिंग को पकड़ रखा था और अपने सिरे से उसकी गीली योनि को सहला रहा था। उसने कराहते हुए उसके कंधों पर अपनी पकड़ और कस ली। वह उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी, लेकिन उसने उसे वहीं रोके रखने के लिए मजबूती से पकड़ रखा था। जब उसने अपना लिंग उसके अंदर डाला तो उसकी आंखें आशा से बंद हो गईं। हालांकि जल्द ही उसने अपना लिंग बाहर निकाल लिया। उसने अपनी आंखें खोली और असंतुष्टि से उसे घूरने लगी। वह हंसते हुए बोला, कृपया बोलिए। अंडरस्को। उसने अपने होंठ सिकोड़े और उसे घूर कर देखा। वह पहले से ही उसकी घूरती निगाहों से शर्मिंदा महसूस कर रही थी और ऊपर से वह उसे चिढ़ा रहा था। उसकी घूरती और मुंह फुलाती शक्ल देखकर वह मन ही मन मुस्कुराया। उसने उसके प्यारे हाव भाव पर मोहित होने की इच्छा को काबू में किया और दृढ़ता से अपनी बात रखी। कृपया कहें। वह देखना चाहता था कि क्या वह भी उसके लिए उतनी ही उत्सुक है या नहीं। हालांकि इससे कुछ साबित नहीं होने वाला था और वह बस उसे चिढ़ा रहा था, लेकिन उसके गुस्से वाले भाव देखकर उसे अच्छा लग रहा था। वह कुछ मिनटों तक चुप रही और उसे देखती रही। हालांकि वह पीछे नहीं हटा और भौहें उठाकर उसे बोलने के लिए कहने लगा। उसने दांत पीसते हुए झुंझलाहट भरी आह भरी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने उन्हें दोबारा खोला तो उसकी निगाहें उसे अचंभित कर गईं। उसकी आंखों में एक चमक थी जिससे वह बेहद मोहक लग रही थी और उसके होठों पर एक मोहक मुस्कान थी जिसे देखकर वह लगभग बिस्तर पर गिर पड़ा। पतिदेव कृपया, उसने धीमी नखरीली आवाज में कहा। वह उसे स्तब्धता से देखता रहा और अपने दांत पीसता रहा। धत तेरे की। वह उसे इस तरह व्यवहार करते हुए नहीं देख सका और उसने खुद को उसके भीतर धकेल दिया, जिससे बल के कारण उसका शरीर बिस्तर पर पीछे की ओर उछल गया। वह दर्द से चीख पड़ी, लेकिन जल्द ही दर्द की जगह आनंद ने ले लिया, जिससे वह बड़बड़ाने लगी। उसने अपनी गति बढ़ा दी और उसके जोरदार धक्कों से वह दर्द से चीख पड़ी। उनके शरीर में आनंद की लहर दौड़ गई और वे कांप उठे और एक ही समय पर चरम सुख तक पहुंच गए। उसके बाद वह उससे अलग हुआ और इस्तेमाल किया हुआ कॉन्डोम फेंककर उसके बगल में लेट गया। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और उसकी पीठ थपथपाई। वह अधमरी अवस्था में थी। उसने उसके माथे पर चुंबन किया और कहा, तुम मेरी हो। अध्याय 646। क्या ये सब एक सपना था? अगले दिन जब जी मिंग ने अपनी आंखें खोली तो उसने बिस्तर का एक हिस्सा खाली पाया। उसने भौहें चढ़ाकर समय देखा। सुबह के 10 बज चुके थे। क्या वह ऑफिस गया था? उसने सोचा और उसे थोड़ा बुरा लगा कि ऑफिस जाने से पहले वह उससे मिल नहीं पाए। वह बड़ी मुश्किल से उठी और जब उसे एहसास हुआ कि वह कंबल के नीचे नग्न है तो उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। पिछली रात लीवेई का व्यवहार याद आते ही उसका चेहरा लाल हो गया। जैसा कि उसने कहा था, उसने उसे पूरी रात सोने नहीं दिया। पहले दौर के बाद वह इतनी थक गई थी कि लगभग नींद में डूब गई थी, लेकिन अचानक जाग उठी जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसे चाट रहा है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि उसका सिर उसकी जांघों के बीच था। उस दृश्य को याद करके उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। उसे इतनी शर्मिंदगी पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। इतना ही नहीं, उसके बाद उसे फिर से चरम सुख का अनुभव हुआ और उसने गर्म तौलिए से उसका चेहरा पोंछने में मदद की। उन्होंने पूरी रात एक दूसरे को चूमना जारी रखा और भोर होते होते वह सो गई। उसे समय ठीक से याद नहीं है क्योंकि वह जाग नहीं पा रही थी और जब वह उसके अंदर ही था तब सो गई। अब तक की वह रात उनके लिए सबसे रोमांचक और मदहोश कर देने वाली थी। वह पिछली रात के बारे में सोचते हुए मुस्कुरा रही थी और हंस रही थी।
आज वह तनावमुक्त और शांत महसूस कर रही थी। आखिरकार उसने उसे सच बता दिया। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि कल उसके साथ क्या हुआ और उसने उसे सब कुछ बताने का फैसला किया। उसने अपनी आंखें मली और अपने ऊपर से कंबल हटा दिया। कमरे में कोई नहीं था, इसलिए उसने खुद को ढकने की जहमत नहीं उठाई। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, वह लड़खड़ा गई। दर्द से कराहते हुए उसने कमजोरी से अपनी कमर पकड़ ली। लीवेई, उसने दांत पीसते हुए कुछ अनुचित कहने की अपनी इच्छा को नियंत्रित किया। वह कमजोरी से अलमारी तक गई और घर पर पहनने के लिए मुलायम, आरामदायक कपड़े की फूलों वाली ड्रेस निकाली। चूंकि उसकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, इसलिए उसे घर पर रहकर आराम करना है। जैसे ही उसने अपने कपड़ों को हाथों में पकड़े हुए पीछे मुड़ा, दरवाजे पर खड़ी आकृति को देखकर उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। आह, तुम वहां क्यों खड़े हो? वह चौंककर चिल्लाए और कंबल ओढ़ते हुए बिस्तर की ओर दौड़ पड़ी। उसने उसकी निगाहों से बचते हुए अपना सिर बिस्तर में झुका लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वह मुड़ेगी, लीवेई दरवाजे पर खड़ा होगा। दरवाजे पर खड़ा लीवेई उसकी प्रतिक्रिया देखकर थोड़ा हैरान हुआ और मुस्कुराया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने उसे अलमारी के सामने नग्न अवस्था में खड़ा देखा। वह भी एक पल के लिए चौंक गया। रात में उसे इस तरह देखना अलग बात थी, लेकिन दिन में, खासकर सुबह के समय, जब वह बिना किसी झिझक के वहां खड़ी थी, तो वह बिल्कुल अलग लग रही थी। पीछे से उसे देखकर वह घबरा गया, लेकिन इससे पहले कि वह अपना आपा खो बैठता, उसकी चीख सुनकर वह चौंक गया। उसके हैरान चेहरे और बिस्तर की ओर उछलते हुए देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। क्या तुम ऑफिस नहीं गए थे? वापस कैसे आ गए? उसने कंबल से खुद को कसकर ढकते हुए चिल्लाकर कहा। उसने अपना सिर भी ढक रखा था और उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रही थी। वह उसके पास गया और बिस्तर के पास रुककर उसे घूरने लगा, उसकी हरकतों को निहारते हुए। उसने शर्मिंदा होकर अपने बाल सहलाए और कहा, जब मैं सुबह जल्दी उठा तो तुम गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। तो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने नीचे चला गया। उसने भौहें चढ़ाकर कंबल से अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या तुम आज ऑफिस नहीं जा रहे हो? इस उपन्यास को webnovel.com पर पढ़ें, स्पेस हटा दें। यदि आप इसे कहीं और पढ़ रहे हैं, तो यह उपन्यास पायरेटेड है। चोरों का नहीं, मूल लेखक का समर्थन करें और नवीनतम अपडेट प्राप्त करें। सादर, कामलिन, जिया मिंग, आज वीकेंड है। तुम्हें क्या हुआ? तुम इसे कैसे भूल गई? उसने कंबल हटाते हुए कहा, अब उठो और नहा लो। नहीं तो, जो नाश्ता मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, वो ठंडा हो जाएगा। जब उसने उसे जिया मिंग कहकर पुकारते सुना तो उसने कंबल को कसकर पकड़ लिया और भौहें चढ़ा ली। अचानक उसने विरोध करना बंद कर दिया और उसे हैरानी से देखने लगी। क्या सब कुछ एक सपना था? क्या मैंने उसे सच बताया था या नहीं? वह मुझे जी मिंग क्यों कह रहा है? ये सोचकर उसका दिल अचानक बैठ गया कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सच था या नहीं। उसके हैरान और असमंजस भरे भाव देखकर लीवेई ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह उसकी ओर झुका और उसकी आंखों में देखते हुए उसने अपने हाथों से उसका चेहरा थाम लिया और उसके होठों पर देर तक चुंबन किया। ये सपना नहीं है, श्रीमती जिन। अब जल्दी से नहा लीजिए। इतना कहकर वह उन्हें कपड़े बदलने के लिए कमरे से बाहर चला गया। उसके कमरे से चले जाने के बाद उसने अपनी पलकें झपकाईं और मुस्कुराए। लीवेई द्वारा बनाया गया नाश्ता खाने के बाद वे बैठक कक्ष में बैठ गए। वह सोफे पर बैठकर इंटरनेट चला रही थी जबकि लीवेई अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने युआन लेई की खबर देखी और महसूस किया कि कल उसे उससे इस बारे में बात करने का ज्यादा समय नहीं मिला। सभी टिप्पणियां युआन लेई के रवैये और उसके दोषी होने की संभावना पर चर्चा कर रही थीं। युआन लेई के प्रशंसक उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस खबर का असर बहुत ज्यादा था। लीवेई, क्या तुम्हें लगता है कि उसे सजा मिलेगी? मेरा मतलब है, उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। वह बस अपनी सहायक को दोष दे सकती है। आखिर उसने ही तो उसके लिए सारे गंदे काम किए हैं। लीवेई ने लैपटॉप से अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। कुछ सोचते हुए उसने कहा, अभी तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन जल्द ही मिल जाएगा। ये कहते हुए उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। जिया मिंग ने अपनी भौहें उठाईं और सोचने लगी कि वह क्या योजना बना रहा है। अध्याय 647 महामहिम का कक्ष। लीवेई की महत्वाकांक्षी प्रतिक्रिया सुनकर जी मिंग उसे घूरने लगी। उसका मतलब क्या है कि उन्हें सबूत बाद में मिलेंगे। एक विशाल आलीशान दफ्तर में डुलिंग युआन अपनी कार्यकारी कुर्सी पर बैठे युआन लेई के बारे में लेख पढ़ते हुए भौहें चढ़ा रहे थे। वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करते रहे हैं क्योंकि वह आज्ञाकारी है और बिस्तर पर बेकाबू है।
मनोरंजन जगत में ये छोटी मोटी घटनाएं आम हैं, इसलिए उन्हें कभी इनकी परवाह नहीं थी, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, पशु क्रूरता के आरोप, और तो और अवैध ड्रग्स का धंधा। ये आरोप न केवल उनका करियर खत्म कर सकते हैं, बल्कि उनसे जुड़े लोगों का करियर भी। अगर आरोप साबित हो गए तो उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। वह चेहरे पर झुंझलाहट का भाव लिए लेखों को ध्यान से पढ़ रहा था, तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। सर, मैंने पुलिस से गुप्त रूप से बात करने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि सुश्री युआन लेई बच नहीं सकती। कल से पहले, चूंकि आज रविवार है, अदालतें बंद हैं और वह अभी बाहर नहीं निकल सकती। उनके सचिव ने अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा, आज सप्ताहांत है, लेकिन युआन लेई के मामले से निपटने के लिए उसे कार्यालय आना ही पड़ेगा। ये सुनकर डो लिंगयुआन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, वे उसे इतने लंबे समय तक कैसे रख सकते हैं? उसे तो सिर्फ पूछताछ के लिए लाया गया है। उनके पास अभी तक कोई सबूत भी नहीं है। क्या वे उसे इतने लंबे समय तक लॉकअप में रख सकते हैं? सुश्री युआन लेई पर लगे आरोप मामूली नहीं हैं। इनमें सिर्फ शारीरिक हमला या पशु क्रूरता ही नहीं, बल्कि प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी भी शामिल है। मादक पदार्थों के विभाग ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है और वे पुलिस की तुलना में कहीं अधिक सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही, चूंकि आज अदालतें बंद हैं, इसलिए हम उन्हें कल से पहले जमानत नहीं दिला सकते। उफ, ये कमीनी! उसने मेज पर हाथ पटका और गुस्से से बोली, क्या वो शांति से नहीं रह सकती? मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने में उसे इतना मजा क्यों आता है? सचिव ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और दोबारा बोलने से पहले उसके शांत होने का इंतजार किया। उसके होंठ कांप रहे थे क्योंकि वह जानता था कि वह जो कहने वाला है उससे वह पागल हो जाएगा। महोदय, आपके और सुश्री युआन लेई के रिश्ते को लेकर कुछ लेख छपे हैं। इतना ही नहीं, पेपराजी ने आपकी और सुश्री युआन की कार में रोमांस करते हुए कुछ तस्वीरें भी ली हैं। ये लेख इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है और चूंकि सुश्री युआन लेई पहले से ही इस विवाद में फंसी हुई हैं, इसलिए इससे आग में घी डालने का काम हुआ है। साथ ही, हमारी कंपनी के शेयरों का मूल्य बहुत तेजी से घट रहा है। इस घटना के कारण डू एंटरप्राइजेज की प्रतिष्ठा लगातार गिर रही है। उन्होंने शेयरों से संबंधित लेख और रिपोर्ट दिखाते हुए कहा। अपने सचिव की बातें सुनकर डो लिंगयुआन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, पुलिस से अब कोई लेना देना नहीं। उस कमीनी को छोड़ दो। मैं अपनी मेहनत से कमाई हुई दौलत उस लानत औरत के पीछे नहीं गंवा सकता। वकील से कह दो कि अब उसकी जमानत के लिए आवेदन न करे। वह इन सब चीजों का निपटारा खुद कर लेगी। और लोकपाल विभाग को फोन करके उनसे कहो कि वे एक बयान जारी करें जिसमें कहा जाए कि यह खबर झूठी है और मेरा उस औरत से कोई संबंध नहीं है। अब से उस औरत के मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। उसे सब कुछ खुद संभालने दो, उसने चिढ़कर कहा। सचिव ने अपने होंठ सिकोड़े और चीजों को व्यवस्थित करने के लिए कमरे से बाहर चले गए। इस उपन्यास को webnovel.com पर पढ़ें, स्पेस हटा दें। यदि आप इसे कहीं और पढ़ रहे हैं तो यह उपन्यास पायरेटेड है। चोरों का नहीं, मूल लेखक का समर्थन करें और नवीनतम अपडेट प्राप्त करें। सादर कामलिन। तारांकन तारांकन तारांकन। जी राजवंश। झाओ मिंग आलस से अपनी कुर्सी पर बैठी थी जबकि अन्य रानियां कमरे में विस्मय और अचरज से इधर उधर देख रही थीं। जी चेन के कक्ष में वे पहली बार आई थीं। पहले वह किसी भी रानी को अपने कक्ष में प्रवेश नहीं करने देते थे। शियाओली कुछ बार आई थी, लेकिन उसे कभी इस तरह से कमरे को देखने का मौका नहीं मिला था। वे झाओ मिंग से ईर्ष्या किए बिना नहीं रह सकते। अतीत में, जब उन्हें महारानी का दर्जा पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुआ था, तब वे लोट्स पवेलियन में रहती थीं। लेकिन मुख्य महल में आने के बाद से महल में उनका रुतबा काफी बढ़ गया है। अब कोई भी उन्हें अवांछित महारानी कहने की हिम्मत नहीं करता। झाओ मिंग के बगल में खड़ी लू शी सभी के भाव देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। आज झाओ मिंग द्वारा जी चेन के कक्ष में आयोजित माह के अंत की हरम बैठक है। आमतौर पर वे अपनी बैठकें उनके अध्ययन कक्ष में करते थे, लेकिन आज उन्हें कुछ काम था। उन्होंने फैंगजू से बैठकों और काम के लिए एक कमरा उपलब्ध कराने को कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि वह खुद ही व्यवस्था कर लेगी। इसलिए उसने अपने कमरे में बैठक का आयोजन किया। आखिरकार, उसने कभी अन्य रानियों को अपने कक्ष में आमंत्रित नहीं किया था, उसे भी थोड़ा दिखावा तो करना ही था। फैंगजू ने बैठक शुरू करने के लिए कमरे के बीच में कुर्सियां और एक मेज लगा दी थी। कुछ रानियां उम्मीद से पहले ही कमरे का जायजा लेने के लिए आ गईं। महाराज के कक्ष का अवलोकन करने का अवसर भला कौन छोड़ेगा। झाओ मिंग कुर्सी पर बैठी हुई थी और अपनी कॉफी पी रही थी, जिसे उसने शियाओली के पिता द्वारा लाए गए कोको के बीजों को भूनकर तैयार किया था।
हालांकि वह न तो उसे और न ही उसके पिता को पसंद करती है, लेकिन कोको के बीजों के प्रति उसके मन में कोई द्वेष नहीं है। भला वह उनका इस्तेमाल क्यों न करे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि महल में उसके अलावा किसी को भी इसका स्वाद पसंद नहीं था। उनके लिए ये कड़वा और तेज था। वे समझ नहीं पाते थे कि लोग इसे क्यों पीते हैं, लेकिन उसके लिए ये स्वर्ग के समान था। कोको के बीज जैविक और सुगंधित थे। कॉफी तेज थी, इसलिए उसने स्वाद को संतुलित करने के लिए उसमें थोड़ा दूध और चीनी मिलाई। हालांकि वह बिना दूध और चीनी वाली कॉफी पी सकती है, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद उसकी स्वाद कलिकाएं बदल गई हैं और उसे बिना दूध और चीनी वाली कॉफी पीने में कठिनाई होती है। उसने उन रानियों की ओर देखा जो मजे से इधर उधर देख रही थीं और खिलखिलाकर हंस पड़ी। वाह, महाराज का कमरा कितना बड़ा और आलीशान है। यह महारानी के कमरे से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। एक सहेली ने चारों ओर देखते हुए टिप्पणी की। उसके बगल में बैठी पत्नी ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या तुम पहले कभी महारानी के कमरे में गई हो? जी हाँ, मैं कुछ काम से वहां गया था, हालांकि मैं केवल 1 मिनट के लिए ही गया था। मैंने उनका कक्ष देखा। वह सोने चांदी की वस्तुओं से भरा हुआ था। वैसे ये कमरा बहुत रंगीन और मनमोहक है। पर्दे बहुत सुंदर हैं और कमरे में लगी पेंटिंग्स भी। महारानी ने इस कमरे को बहुत खूबसूरती से सजाया है। दूसरी महारानी के मुंह से तारीफ सुनकर झाओ मिंग ने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। उन्होंने पहले कभी उसकी तारीफ नहीं की थी, लेकिन अब उनका रवैया कैसे बदल गया। वह खिलखिलाकर हंसी और सिर हिलाया। अध्याय 648 प्रधान महारानी जियाशी। कुछ देर बाद सभी रानियां आ गईं और अपनी अपनी सीटों पर बैठ गईं। वे झाओ मिंग के पीछे लगे बिस्तर पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाईं, जो आड़ू रंग के पर्दों के पीछे छिपा हुआ था। झाओ मिंग और जी चेन को एक ही बिस्तर पर साथ सोते देखकर उनके चेहरे उतर आए। उन्हें पहले कभी उसके कमरे में जाने का मौका नहीं मिला था और अब उसे उसके साथ सोने का अवसर मिल रहा है। झाओ मिंग सभी की प्रतिक्रिया देखकर संतुष्ट हो गया। महारानी और महारानी शियाओली आ गई हैं। गार्ड ने घोषणा की, जिससे सभी लोग ठीक से बैठ गए। झाओ मिंग खड़ी हो गईं और जियाशी भी उनके पीछे खड़ी हो गईं। अन्य लोग भी महारानी का अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए। महारानी को मेरा प्रणाम। झाओ मिंग ने वेनजू को विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया, लेकिन वेनजू ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और शाओली की ओर देखा, जो उनके प्रणाम का इंतजार कर रही थी। शाओली ने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा, महारानी झाओ मिंग को प्रणाम। जियाशी ने वेनजू का अभिवादन कर लिया था, जबकि वेनजू ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने शियाओली की ओर देखा, जिसने झाओ मिंग को महारानी नहीं बल्कि साझीदार कहकर संबोधित किया। उसके चेहरे पर उदासी छा गई और झाओ मिंग के कुछ कहने से पहले ही उसने कहा, श्रीमती शियाओली, इतने समय बाद आपसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन अगर आप हरम की सभा में आ रही हैं, तो कृपया औपचारिकताएं निभाएं। मुझे नहीं लगता कि सबके सामने महाराज को श्रीमती कहकर संबोधित करना क्षमा योग्य होगा। अगर महाराज को पता चल गया तो वे प्रसन्न नहीं होंगे। उसने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसके शब्द स्पष्ट और सीधे थे। झाओ मिंग जियाशी को अपना समर्थन करते देख आश्चर्यचकित रह गई। हालांकि वह खुद शियाओली का सामना कर सकती थी, लेकिन जियाशी का शियाओली के खिलाफ खड़ा होना उसके लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था। जियाशी का व्यवहार देखकर शियाओली ने दांत पीस लिए। भले ही वह कार्यवाहक प्रधान पत्नी है, क्या वह उसका अपमान कर सकती है? बिल्कुल नहीं। महारानी जियाशी, मुझे पता ही नहीं चला कि आप भी यहाँ हैं। आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। वह मुस्कुराई और उनकी पिछली बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्हें केवल महारानी कहकर संबोधित किया, मुख्य महारानी नहीं। नियमों के अनुसार केवल जियाशी और वेनजू ही अपने से निचले पद के लोगों के साथ औपचारिकताएं निभाने से बच सकती हैं। हालांकि अन्य रानियों को जियाशी को मुख्य रानी के रूप में संबोधित करना चाहिए, खासकर इस तरह के औपचारिक समारोह में। वेनजू ने हल्की हंसी हंसते हुए शियाओली को नहीं रोका। उसे झाओ मिंग और जियाशी का व्यवहार पसंद नहीं आ रहा था। वह एक बार के लिए झाओ मिंग के रवैये को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जियाशी कौन है? वह तो बस एक अस्थायी प्रधान महारानी है और वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। जियाशी ने जियाओली की बातें सुनकर मुस्कुराया और बिना कुछ कहे उसे देखती रही। फिर वह मुड़ी और लू शी की ओर देखा। उसने धीमी आवाज में उससे कुछ कहा, जिस पर लू शी ने सिर हिलाया और कुछ ढूंढने चली गई। झाओ मिंग वहीं खड़ा रहा और सोचने लगा कि जियाशी क्या योजना बना रहा है। इस उपन्यास को webnovel.com पर पढ़ें, स्पेस हटा दें। यदि आप इसे कहीं और पढ़ रहे हैं तो यह उपन्यास पायरेटेड है।
चोरों का नहीं, मूल लेखक का समर्थन करें और नवीनतम अपडेट प्राप्त करें। सादर कामलिन। कुछ देर बाद लुशी अपने हाथों में एक भारी किताब लेकर आए और उसे जियाशी को दे दी। जियाशी ने किताब ली और उसे शियाओली को सौंप दिया। श्रीमती शियाओली, यह शाही नियमावली है। मैं चाहता हूं कि आप इस पुस्तक को पढ़ें और महल में प्रयुक्त होने वाली औपचारिक उपाधियों को, जो पहले पृष्ठ पर लिखी हैं, 10 बार लिखें। अंडरस्को डॉट डॉट अंडरस्को अंडरस्को। जियाशी की बातें सुनकर सब चौंक गए। क्या उसने शाओली को महल में औपचारिक उपाधियां लिखने का आदेश दिया? क्या वह उसे सजा दे रही है? पहले जियाशी ने शाओली से कभी कुछ नहीं कहा था, हालांकि वह कभी उसकी सहचरी नहीं बनी, लेकिन उसने कभी उसके खिलाफ भी काम नहीं किया। जियाओली ने भौहें चढ़ाते हुए और हाथों में किताब पकड़े हुए कहा, महारानी जियाशी, इसका क्या अर्थ है? मुख्य महारानी जियाशी, झाओ मिंग ने उसे बीच में रोकते हुए दृढ़ता से कहा। उन्होंने शियाओली की ओर देखा और कहा, श्रीमती शियाओली, प्रधान महारानी जियाशी ने जो किया वह सही था। आप महल में प्रचलित औपचारिक उपाधियों से वास्तव में अनभिज्ञ हैं। मैं नहीं चाहती कि औपचारिक उपाधियों की सही जानकारी न होने के कारण दूसरे आपका उपहास करें। इसलिए जी राजवंश की महारानी होने के नाते मैं चाहती हूं कि आप प्रधान महारानी जियाशी के आदेश का पालन करें। कृपया औपचारिक उपाधि 10 बार लिखकर कल सुबह तक मुझे दे दें। साथ ही अब से मैं नहीं चाहती कि आप किसी को गलत उपाधियों से पुकारें, नहीं तो तुम्हें भी आम लोगों की तरह ही सजा मिलेगी। आखिर गलतियों को 1-2 बार तो माफ किया जा सकता है, लेकिन हर बार नहीं। झाओ मिंग के शाओली से बात करने और जियाशी का समर्थन करने का तरीका देखकर सब हैरान रह गए। वह दिन ब दिन और भी उग्र और मुखर होती जा रही है। वेन जू के चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जियाशी से बहस कर सकती थी, लेकिन जब झाओ मिंग उसकी तरफ से बोल रहा था, तो उसे बहस करने में हिचकिचाहट महसूस हुई। इसके अलावा वे उसी कमरे में हैं जहां उसने झाओ मिंग को थप्पड़ मारा था और इसके बदले में उसे 3 महीने तक उस सुनसान कमरे में रहने की सजा मिली थी। वेन जू को कुछ न कहते देख शाओली गुस्से से भड़क उठी और झुंझलाहट में अपनी जगह पर बैठ गई। अन्य रानियों के सामने उसका अपमान हुआ था और वेन जू ने उससे कुछ नहीं कहा था। बैठक शुरू हुई और झाओ मिंग और जियाशी ने हरम में हुए बदलावों से संबंधित कुछ मामलों पर चर्चा की, जिन पर उन्होंने पहले भी बात की थी। शियाओली और वेन जू को छोड़कर बाकी सब लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। बातचीत खत्म होने ही वाली थी कि झाओ मिंग ने सबको रोक दिया, क्योंकि उसे एक घोषणा करनी थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महारानी शियाओली को प्रधान महारानी के पद से निलंबित किए जाने के बाद महारानी जियाशी हरम के काम में मेरी मदद कर रही थी। हालांकि कुछ दिन पहले महारानी शियाओली की 3 महीने की सजा समाप्त हो गई है। इसका मतलब है कि उन्हें प्रधान महारानी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उसकी बातें सुनकर शियाओली का चेहरा खिल उठा। उसके पिता ने उससे कहा था कि वह झाओ मिंग से निपटेंगे और उसे फिर से मुख्य रानी नियुक्त करवाएंगे। क्या वह आखिरकार मेरी पुनः नियुक्ति की घोषणा करने वाली है? वेन जू का चेहरा भी आशा भरी निगाहों से झाओ मिंग की ओर देखते हुए चमक उठा। उसने पहले भी शियाओली की नियुक्ति के बारे में झाओ मिंग से बात करने की कोशिश की थी और झाओ मिंग ने कहा था कि वह जल्द ही अपना फैसला सुनाएगी। सभी ने शियाओली की ओर देखा और मुस्कुराते हुए उसे बधाई दी और अपनी तथाकथित खुशी का प्रदर्शन किया। शियाओली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और सीधी होकर बैठ गई, ताकि वह सभी को उस पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद दे सके। वह मन ही मन अपना भाषण तैयार कर रही थी और अपने धड़कते दिल को शांत करने के लिए उसने गहरी सांस ली। तो मैंने तय कर लिया है कि हरम के मामलों में मेरी मदद कौन करेगा, महारानी के रूप में। झाओ मिंग ने शियाओली की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा और फिर सबकी ओर देखा। अध्याय 649 एक और सपना। झाओ मिंग ने शियाओली की ओर देखा, जो अपनी सीट के किनारे पर बैठी अपनी सबसे प्यारी मुस्कान बिखेर रही थी। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी जिसे दूसरों ने नोटिस नहीं किया। तो प्रधान महारानी का पद ग्रहण करने की योग्य महारानी है महारानी जियाशी। वह रुकी और आगे बोलने से पहले सभी की ओर देखा। सिर झुकाकर मुस्कुरा रही शाओली थोड़ी शर्मिंदा और अभिभूत महसूस कर रही थी। जब उसने झाओ मिंग के शब्द सुने तो वह एकदम जम गई। उसे उम्मीद थी कि वह उसका नाम पुकारेगी, लेकिन उसने नहीं पुकारा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसने सही सुना है या नहीं। उसने अपना सिर उठाया और झाओ मिंग की ओर देखा, जिसने उसे आंख मारी और मुस्कुराया। उसकी बेतुकी मुस्कान देखकर उसका खून खौल उठा। उसे मुक्का मारने की तीव्र इच्छा हो रही थी, लेकिन यह एक सभ्य महिला का व्यवहार नहीं था। उसने अपना आपा खोने से रोकने के लिए कई गहरी सांसें लीं।
दूसरी ओर जिया शी भी उतनी ही हैरान थी। उसे इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा था कि हमेशा की तरह शियाओली ही प्रधान रानी का पद संभालेगी क्योंकि यह उसका अधिकार क्षेत्र था। वह महज एक अस्थायी प्रतिनिधि थी। उसने इन 3 महीनों के दौरान झाओ मिंग की मदद करने की पूरी कोशिश की और हैरानी की बात यह है कि वह काम में इतनी डूब गई कि उसे कभी थकान महसूस नहीं हुई। इसके अलावा झाओ मिंग हमेशा उन्हें हरम के प्रशासनिक मामलों के साथ साथ अन्य रानियों के बीच के विवादों को भी संभालने का मार्गदर्शन करती थी। उनकी स्थिति के कारण अन्य रानियां भी उनका स्नेह पाने के लिए उनसे विनम्रतापूर्वक बातचीत करने लगीं। हालांकि उसे यह नया नया मिल रहा ध्यान अच्छा लग रहा था, लेकिन वह अपनी सीमा जानती थी। वह जानती थी कि यह केवल क्षणिक है और शियाओली को पद मिलने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हालांकि झाओ मिंग ने उसे प्रधान रानी बना दिया। वह अभी भी सदमे में थी और हैरानी से उसकी ओर देख रही थी। झाओ मिंग ने जियाशी की ओर ध्यान दिया और उसके घबराए हुए लेकिन हैरान भावों को देखा। वह मुस्कुराए और बोली, इससे पहले कि कोई मुझे प्रधान पत्नी नियुक्त करने के मेरे निर्णय पर सवाल उठाए, मैं इसके पीछे का कारण स्पष्ट कर देती हूँ। इन 3 महीनों के दौरान महारानी जियाशी ने न केवल मुख्य महारानी का पदभार संभाला बल्कि उन्होंने काम को बहुत अच्छे और व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित भी किया। उनकी रिपोर्टें विस्तृत और सुव्यवस्थित थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ बेहतरीन विचार भी प्रस्तुत किए जिनसे कार्यभार को व्यवस्थित करने में मदद मिली और अन्य साथियों के लिए नए शौक और सुविधाएं शुरू हुईं। साथ ही महारानी जियाशी का ये विचार था कि अन्य रानियों को उनके अतिरिक्त और उत्पादक कार्यों के लिए अतिरिक्त पुरस्कार दिए जाएंगे। दरअसल पिछले 3 महीनों में हरम के खजाने में राजस्व में वृद्धि हुई है क्योंकि महाराज की अनुमति से हमारी सुंदर रानियों द्वारा बनाई गई वस्तुएं बाजार में बिक गईं। और इसमें महारानी जियाशी की भी बड़ी भूमिका है। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा और अन्य रानियों को खुश करने के लिए कुछ प्रशंसात्मक बातें भी कहीं। इस समय वह अपने मार्केटिंग कौशल को निखार रही थी। उसे इसका इस्तेमाल वेनरू की दुकान के लिए करना था, इसलिए बेहतर है कि इसे वहां इस्तेमाल करने से पहले यहां आजमा लिया जाए। जियाशी ने झाओ मिंग को आश्चर्य से देखा क्योंकि बाजार में सामान बेचकर महाराज को मनाने का विचार उसी का था। उसने तो बस महारानी को ये दिखाया था कि वे कितनी कुशल हैं। हालांकि झाओ मिंग ने उन चीजों का श्रेय उसे दिया जिनमें उसने कुछ खास योगदान नहीं दिया था। वह भावुक हो गई और कृतज्ञता से उसकी ओर देखा। झाओ मिंग ने उसे एक सहज नजर से देखा और सबकी ओर मुड़ गई। आप सभी जानते हैं कि अतीत में हरम का संगठन कैसा था। हालांकि इन 3 महीनों में न केवल संगठन में सुधार हुआ है बल्कि राजस्व प्रवाह में भी वृद्धि हुई है। तो अब आप ही बताएं, क्या महारानी जियाशी के प्रधान महारानी होने से किसी को कोई आपत्ति है? उसकी बातें सुनकर सबने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने शाओली और वेनजू की ओर देखा और अपना सिर नीचे झुका लिया। उनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। झाओ मिंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई जब उसने देखा कि कोई भी उसके फैसले का विरोध नहीं कर रहा है। शियाओली भी हैरान थी क्योंकि वह उसके फैसले पर सवाल उठाने की सोच रही थी और अगर वोट बढ़ जाते तो झाओ मिंग को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ता। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने उसकी नजरों से बचने की कोशिश की और जमीन की ओर देखने लगे। झाओ मिंग को घूरते हुए उसके चेहरे के भाव गुस्से से लाल हो गए। वह उसके चेहरे से वह मुस्कान नोच लेना चाहती थी। वह गुस्से से भड़क उठी और झाओ मिंग के कुछ और कहने से पहले ही बैठक से चली गई। शियाओली को इस तरह अचानक भड़कते देख वेनजू हैरान रह गई और उसके पीछे पीछे चलते हुए उसे आवाज दी, जियोली। उन्हें इस तरह भागते हुए देखकर झाओ मिंग मुस्कुरा उठा। उसने आह भरी और अन्य रानियों की ओर देखते हुए कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, महारानी जियाशी मुख्य महारानी के पद पर बनी रहेंगी। बाजार में अपनी वस्तुएं बेचकर जो भी इनाम मिलेगा वह आपको देंगी। अगर आप कुछ बनाकर बाजार में बेचना चाहती हैं तो महारानी जियाशी से इस बारे में और बात कर सकती हैं। इस तरह आप अपनी जरूरत के हिसाब से शायद पहले से भी ज्यादा कमा सकती हैं। उसने कंधे उचकाते हुए कहा। इस उपन्यास को webnovel.com पर पढ़ें, स्पेस हटा दें। यदि आप इसे कहीं और पढ़ रहे हैं तो यह उपन्यास पायरेटेड है। चोरों का नहीं, मूल लेखक का समर्थन करें और नवीनतम अपडेट प्राप्त करें। सादर कामलिन। झाओ मिंग ने बैठक समाप्त की और सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक कक्ष से बाहर निकले। वे इस बात से खुश थे कि उन्हें अतिरिक्त बजट दिया जाएगा। अतिरिक्त पैसा किसे पसंद नहीं होता, खासकर जब वह कड़ी मेहनत से कमाया गया हो। रात में झाओ मिंग श्राप और शेन जिया की बातों के बारे में सोचते सोचते सो गई। उसने जी चेन के बिना ही रात का खाना खा लिया था क्योंकि वह अपने काम के कारण उसके साथ नहीं आ सका था और उसे अपना भोजन छोड़ने की अनुमति नहीं थी।
वह उसके खान पान को लेकर बहुत सावधान रहता है। जब वह सो गई तब तक जी चेंग नहीं आया था और काम कर रहा था। उसका सिर बेड रेस्ट पर टिका हुआ था, उसकी आंखें बंद थीं और बालों की लंटें उसके चेहरे को छू रही थीं। एक अजीब सपने ने उसकी नींद में खलल डाला तो उसने भौहें सिकोड़ लीं। अध्याय 650 वैवाहिक गठबंधन। झाओ मिंग ने अपनी लार नीली और अपनी गोद में रखे तकिए पर अपनी पकड़ और कस ली। उसकी बंद आंखों के सामने अजीबोगरीब यादों जैसे दृश्य उभरने लगे और उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगीं। हालांकि नींद में आया ये सपना पहले की तरह खूनी नहीं था, फिर भी वह खुश नहीं थी। यह एक खालीपन का एहसास था। सपने में उसने एक युवती को देखा जिसे उसने पहले भी सपने में देखा था, जो युद्ध के मैदान में रो रही थी और चारों ओर खून बिखरा हुआ था। वह युवती अपने विशाल आलीशान पुराने कमरे में बैठी थी, जो उसके कक्ष जैसा प्रतीत होता था, और बड़ी दयनीयता से रो रही थी। सुश्री जी, कृपया रोना बंद कीजिए। अगर आप ऐसे रोएंगी तो मैं भी रोने लगूंगी। बगल में खड़ी एक युवती ने उस लड़की के कंधों पर थपथपाया। लड़की ने अपने चेहरे को हथेलियों से ढक लिया और जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, पिताजी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। मैं तान राजवंश की राजकुमारी हूँ, वे मुझे इस तरह विवाह में कैसे विदा कर सकते हैं? उसकी आंखों से मोती जैसे आंसू बहने लगे। लड़की को अपनी पत्नी पर तरस आया और उसने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मुझे यकीन है महाराज ने तुम्हारे लिए एक योग्य पुरुष चुना होगा। तुम जानती हो कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। वो तुम्हारा हाथ किसी और को कैसे दे सकते हैं? उसने पानी का गिलास देते हुए अपनी पत्नी के कंधों पर थपथपाया। उसकी बातें सुनकर तान शियू जोर जोर से रोने लगी। रुंधे हुए गले से उसने कहा, मुझे कोई काबिल आदमी नहीं चाहिए। मुझे बस कमांडर युआनसो चाहिए। अहम। उसका नाम लेते हुए वह जोर जोर से रोने लगी। जब मालकिन ने दूसरे आदमी का नाम इतनी जोर से पुकारा तो लड़की एकदम सहम गई। उसने अपना मुंह हाथ से ढक लिया और इधर उधर देखने लगी। अगर किसी ने उन्हें कमांडर युआनसोन का नाम लेते हुए सुन लिया तो इससे न केवल अफवाहें फैलेंगी बल्कि उनकी छवि भी खराब हो जाएगी। ऐसे मामले, खासकर महिलाओं से संबंधित, समाज में उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकते हैं और अगर ये शब्द महामहिम के कानों तक पहुंच गए तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि क्या होगा। शश, मैडम, आप उनका नाम इतनी जोर से कैसे ले सकती हैं? अगर किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? तान शियू ने झटककर अपना हाथ छुड़ा लिया और उसे घूरते हुए कहा, तो क्या हुआ? अच्छा है कि वे सुन लेंगे। मुझे परवाह नहीं, मैं उसे चाहती हूँ और सिर्फ उसे। भले ही मैं तान राजवंश की राजकुमारी हूँ, क्या मुझे एक ऐसे पुरुष के लिए अपने प्यार का बलिदान देना होगा जो पहले से ही विवाहित है और जिसकी कई रखैले हैं? तुमने कहा, सक्षम व्यक्ति। भले ही वह सम्राट हो, लेकिन उसकी तुलना मेरे कमांडर युआन से नहीं की जा सकती। वह तो बस एक व्यभिचारी है जो लड़कियों को गंदी निगाहों से देखता है। जब मैंने उसे भोज में देखा था तब मेरा मन किया कि उसकी आंखें निकाल दूं। उसने गुस्से में फुफकारते हुए मेज पर रखी मूर्ति तोड़ दी। मिस .shh, you can't speak like this so loudly about your to-be husband. Tan Zhu huffed in anger as she slapped her hand away. Who said he is going to be my husband? I don't agree with this marriage. I am not getting married to that stupid perverted emperor. I need to tell my commander Yuan. Only he can convince my father at this moment. She stood up from her chair, wanting to go out. The girl held her back and said, Miss, what will you say to him? He doesn't even love you. How can you leave everything for a man who never cared for you? Uddharan Chinha. She tried her best to prevent her miss to avoid the biggest mistake. Read this novel on WABNOVAL.com. Remove spaces. If you are reading this elsewhere, then this novel is pirated. Support the original author, not the thieves, and get the latest updates. Regards, Kamlan. Tan Zhu frowned and asked in a deep voice, what did you say? How can you say that he doesn't like me? He is bad at expressing. That's it. Have you ever seen the way he cared for me? He never leaves me alone whenever he sees me at the market. He also talks to me very nicely and is very protective towards me. Uddharan Chinha. Have you seen him talking to other women other than me? She questioned while knitting her brows. The girl was surprised seeing her interrogative tone and was a little perplexed. She sighed and said, that's because you're the princess of Tan dynasty. It's his duty and responsibility to protect you. Also, he never talks to other women in front of you. How can he talk to the other women in the palace? How do you know that he doesn't have another woman in his life? Has he ever expressed his love for you?
Miss, it's been a year since you are running behind him. Now please stop it. His Majesty didn't force you for marriage before, but now you are 18 years. If you didn't get married, then it will be difficult for you to get married later. You should not waste your life behind a man who doesn't even know your existence. Tanju's eyes turned red hearing her words. She sat on the chair and stared at nowhere. Tears started to form in her eyes as she recalled her maid's words. She is right. He has never said that he loves her, for whom she is preparing to abandon everything. The girl let out a deep breath seeing Tanju settling down. However, after a while she stood up, which startled her. What happened, miss? The girl looked at Tanju with her wide eyes. She was afraid that she will do something stupid and get into trouble. In the past, she has gone out of the palace just to get a glimpse of that man Commander Yuan Song and has gotten into trouble many times. उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी भोली भाली और खूबसूरत बेटी भला ऐसे आदमी को कैसे पसंद कर सकती है जो बर्फ की तरह ठंडा और भेड़िए की तरह क्रूर है। वह सबसे निर्दयी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसने बिना पलक झपकाए सैकड़ों लोगों को मार डाला है। यहाँ तक कि महामहिम भी उनके काम करने के तरीके और पूरी सेना को एकजुट करने के उनके प्रयासों से प्रभावित हुए। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।